हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ना चौकीदार का, नॉन टीचिंग का है ये, बट टीचिंग वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नॉन टीचिंग का है। उसमें जो पेपर आपका हुआ था ना, उसमें आपका जीके और जीएस आया था, उसका आज सॉल्यूशन करवाऊंगी। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मस्ट है। अभी के रिसेंट जितने पेपर हो रहे हैं ना, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम के ना जो पहले हो चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल में जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना आप लोगों के, उसमें जो जीके, हिंदी, इंग्लिश हो गई, ये सारे जो टॉपिक्स थे ना, उनसे ना कहीं न कहीं सेम क्वेश्चंस सेम टॉपिक से ना रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ जीके आप लोगों की सॉल्व करवा रही हूँ इसमें। तो उससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, क्या पता वो आपके ही पेपर में पूछ लिया जाए या सेम क्वेश्चन आपके पेपर में उठ के आ जाए, तो हम हर तरीके से प्रिपेयर रहें। इस तरीके से मैंने क्लास को करवाना है आज। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का डेफ़िनेटली आंसर दूँगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा कौन-सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जो 100वां लॉन्च था? इसरो ने अभी जनवरी में ना अपना 100वां नंबर का लॉन्च किया है एक सैटेलाइट। तो उसका नाम पूछा गया, एनवीएस 02 है, जीसैट 30 है या इनसैट 4 है, चंद्रयान 3 है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है ना, वो आपका एनवीएस 2 है। इससे पहले के जो पेपर हुआ था ना एक, उसमें पूछा था कि इसरो ने अपना एनवीएस 2 कौन से नंबर का सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो 100 नंबर का। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से अभी तक पूछा गया है। इन केस इसको किस तरीके से आपके पेपर में पूछ लिया जाए मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये दो तरीके से अभी तक फ्रेम हो चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद है, मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह नेतृत्व किसने किया और वह रोंगमई जनजाति कुवई के नाम से भी जाना जाता है से संबंधित थी या था? इसमें बताना है कि किसने किया था। तिरोत सिंह, तवांग सिंह, रानी गाइदुनल्यू या वीर कुंवर। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ जो था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, रानी गौदिन्यू ने किया था। मणिपुर, नागालैंड और असम में जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया था आंदोलन, वो इन्होंने किया था। क्योंकि ये ना जो ये जनजाति है, रोंगमई जनजाति, इससे बिलोंगिंग थी, मतलब इस का जनजाति की थी ये। इसीलिए इस विद्रोह का नाम ना कई बार कुबई के नाम से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किसने किया था, तो सेम आंसर आपका हो जाएगा। जो तिरोत सिंह थे ना आपके, उन्होंने खासी आंदोलन, खासी जो खासी लोग थे ना, उनके खासी लोगों के राजा थे। तो इन्होंने ना अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया था, अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश शासन के जो विरुद्ध आंदोलन किया था, इन्होंने खासी पहाड़ियों में किया था। तो इनका आंदोलन जो था वो खासी विद्रोह के नाम से फेमस है, जो 1829 में किया गया था। उसके बाद है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह तो आप लोगों को पता है, 1957 का जो विद्रोह किया गया था ना, उसमें इन्होंने बिहार से बिहार से नेतृत्व किया था। वो भी कहाँ से, बिहार के किस राज्य से, बिहार के किस उस शहर से किया था, तो जगदीशपुर से इन्होंने अपना आंदोलन किया था। इसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? तो ये पूछा गया है 1906, 1904, 1905 या 1907 में। तो इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इन्होंने 20 जुलाई थी ना, उस दिन तो अनाउंसमेंट मतलब घोषणा कर दी थी कि बंगाल का विभाजन होगा।
इसको लेकर बहुत सारे मतलब वहाँ पे बंगाल में बहुत सारे विद्रोह भी किए गए कि नहीं, नहीं करना है। स्वदेशी आंदोलन हुआ, मतलब बहुत सारे आंदोलन उस टाइम पे हुए कि नहीं करना है बंगाल का विभाजन, लेकिन फिर भी वायसराय ने अनाउंसमेंट कर दी थी 20 जुलाई को कि जो बंगाल का विभाजन है वो होगा, लेकिन जो 16 अक्टूबर को था ना, फाइनली जो बोला गया था कि बंगाल का विभाजन होगा, तो वो 16 अक्टूबर 2005 में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका था, प्रभावी हो चुका था। इस दिन अलग कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। इसके बाद है, ये को डेट्स बता दिए मैंने, आप लोग मेंशन कर लेना। कई बार ना डेट के साथ कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर डेट मेंशन कर देते हैं, तो आप लोग उस ब्याह पे देख लेना। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? यह विनिमय का एक माध्यम है, यह मूल्य के भंडारण के रूप में कार्य करता है, यह भोजन की तरह विकार्य है, यह मूल्य का एक माप है। तो बिल्कुल सही है। हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो मनी है उसका यूज़ करते हैं, मुद्रा का। हम इसको स्टोर, जो हमारी मुद्रा है हम उसको मूल्य के भंडारण, मतलब इसको एक तरीके से सेविंग की तरह हम स्टोर भी करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। और ये क्या है, एक मूल्य का एक माप है। तो मनी कैसे नापी जाती है, हमारे पास कितना रुपया है, ये सब हमें एक मेजरमेंट में भी हेल्प करती है मुद्रा। तो ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है इसकी। जो ऑप्शन थर्ड है ना, वो आपका क्वेश्चन सही होगा कि नहीं है, ये मुद्रा की विशेषता मनी की जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो गलत है। ये भोजन की तरह विकार्य नहीं है, बल्कि एक स्थायी है, परमानेंट होती है। इसको हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है, कुतुब परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? अकबर ने, बहरल तिल खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने। यहाँ पे आप लोग देखिए किसने करवाया था। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण 1193 में, ईस्वी में करवाया था इसको। इसके साथ ही ना, जो आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया ना, शुरू किया था। लेकिन बीच में क्या होता है, कुतुबुद्दीन की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो इनके बेटी का हस्बैंड होता है ना, मतलब जमाई कह सकते हैं हम लोग, तो उन्होंने इसको कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी कुतुब मीनार की, और इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन वो उसकी एक मंजिल ना थोड़ी ऊपर हुई है, जो ना बिजली गिरने की वजह से खराब हो गई थी। तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको थोड़ा सही करवाया था। तो इन तीनों का ही उसमें कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी कुतुब मीनार की, उसको पूरा बनवाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन उसमें जो एक चौथी पांचवी मंजिल जो बनी, जो बिजली गिरने की वजह से खराब हो गई थी, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने भी ठीक करवाया था। इसके बाद जो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का, ये बहुत पूछा जाता है, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, किसने बनवाया? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये अजमेर में है। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये तीनों याद रखना है, ये इसके बहुत ही फेमस है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो इसने बनवाए थे, और ये कुतुब मीनार को शुरू करवाया था, तो बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद है, गिलबर्ट एफ होंगबो को निम्नलिखित में से किस संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है, जिनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2027 तक रहेगा? यूएन का, डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूटीओ का, या आईओएल का?
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो ये चुने गए हैं ना, ऑप्शन नंबर 4 के चुने गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के चुने गए हैं। ये करंट अफेयर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 1 ईयर का करंट अफेयर मस्ट है आप लोगों के लिए। 1 ईयर का तो करना ही करना है, इससे बाहर नहीं आएगा। 1 ईयर में ही कवर हो जाएंगे। अगर 5 से 6 क्वेश्चन REET भी हर कुछ जीके स्टैटिक्स में जो भी है पूछ रहा है ना, तो आप लोगों का 5 से 6 नंबर कंफर्म है, 1 ईयर के अंदर अंदर में ही आ जाएगा। जो लोग जीके नहीं पढ़ पाते ना, कि वास्ट हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप लोग एटलीस्ट 5 से 6 नंबर के लिए 1 ईयर की करंट अफेयर तो कर लीजिए। नंबर कवर होंगे, एक एक नंबर मायने रखते हैं, तो इतना तो कर लीजिए आप लोग। इसके बाद है विनोद धाम, जिन्हें 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो अभी पद्म भूषण ये सारे पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार ना कई लोगों को दिए गए हैं 2025 में। तो आप लोग उसको एक बार ना लिस्ट को अपनी आंखों के सामने से ना गुजार लेना, कि आप लोगों को सडन अगर ऐसे आए पूछा जाए तो आप लोग को याद रहे थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी रट्टा मारो, लेकिन गुजार लेना। तो इनका संबंध पूछा गया विनोद धाम का किससे था? विज्ञान और इंजीनियरिंग, औषधि, साहित्य या खेल? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसकी शुरुआत जो उन्होंने करी थी ना, किस मंत्रालय से करी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जिसके मंत्री कौन है अभी? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना इसके मंत्री कौन है, क्योंकि मंत्रालय से रिलेटेड मंत्री भी पूछे जा रहे हैं। लास्ट मैंने करवाए थे तो उसमें पूछे थे, तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग किस किस को पता है। इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है, अनुरुद्धि रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मुख्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर आधारित है? तो ये जो अनुरुद्धि रॉय का है ना, इन्होंने इस उपन्यास को ना अपने 1960 में लिखा था। 1960 में इन्होंने लिखा था, 60 के दशक में लिखा था, मतलब उस टाइम पे पीरियड यही चल रहा था, तो उसमें इन्होंने लिखा था। और ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब या केरल? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये केरल से रिलेटेड था। वहाँ पे ना एक परिवार रहता था, सीरियाई ईसाई परिवार जो रहता था ना, उनके जीवन पे इन्होंने ये उपन्यास अपना लिखा था। आज बुक पूछ लिए, कल इससे रिलेटेड पूछ लेगा। तो ये सीरियाई ईसाई परिवार था, उससे रिलेटेड था, तो आप लोग याद रखना। इसके बाद है 2 ओलंपिक पदक विजेता शूटर मनु भाकर भाकर और युवा शतरंज विश्व चैंपियन डी गुगेश को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री या मेजर ध्यानचंद्र खेल? तो अभी जो 17 जनवरी 2025 को ना जो आपको पुरस्कार दिए गए हैं ना इन लोगों को, वो था आपका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है ना, 2025 में 4 जो एथलीट्स है ना उनको दिया गया है। पहली तो मनु भाकर है, मनु भाकर को दिया गया है, जो क्या खेलती हैं, निशानेबाज हैं। डी गुगेश डी गुकेश हैं। डी गुकेश क्या करते हैं? शतरंज खेलते हैं, ये चेस के प्लेयर हैं। इसके बाद है हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत सिंह, एक सिंह है। ये हमारी ना जो हॉकी है ना उससे है, हॉकी के हैं। और एक और है प्रवीण कुमार, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार हैं, ये पैरा एथलीट है, मतलब
जो थोड़े हैंडीकैप्स होते हैं ना, उनको पैरा एथलीट्स कहा जाता है, तो वो हैं। इन चारों जनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और बार-बार ये क्वेश्चन ना पूछा ही जा रहा है, कभी डी गुगेस का, कभी मनु भाकर का, कभी प्रवीण का, तो पूछ लिया जा रहा है। 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे देखे जिनमें ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि कितने एथलीट्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में दिया गया है, तो 4 लोगों को दिया गया और ये चारों के नाम है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है, भारत में किसी बैंक ले के तुलन पत्र के संदर्भ में औचित्य से हम निम्नलिखित में से क्या समझते हैं? बैंक की तिजोरी में रखी नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि, जनता को दिए गए ऋण, सरकार द्वारा जारी किए गए वित्तीय साधन। तो ये क्या है होता है, जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि होती है ना, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है ना, इसको इसलिए रखती है ताकि जो तरलता होती है ना, उसको नियंत्रित किया जाए, आपूर्ति करी जाए। बैंकिंग प्रणाली में जो तरलता है उसको बनाया रखा जाए, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो आप लोग ना क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देख सकते हैं। अरावली राजस्थान में पड़ती है, तो उधर तो जाएगा नहीं हमारा पीर पंजाल। पश्चिमी घाट में भी नहीं है, पूर्वी घाट में भी नहीं है, मतलब हिमालय में है। जो लेसर हिमालय है ना, लघु हिमालय जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारा, एक मिनट, लघु हिमालय में, जो लघु हिमालय है ना, वहाँ पे ये पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। लेसर हिमालय का इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वहाँ पे ये पड़ती है और यहाँ पे ये आएगा लेसर हिमालय। तो ये आज देखिए, आप लोग याद रखिएगा कहाँ पड़ती है। इसके बाद है, सर विलियम एडम्स द्वारा डिजाइन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश पुनर्जागरण वास्तुकला का उदाहरण है? अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली में पुराना संसद भवन, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। इसके बाद है, वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इन्होंने जो करवाया था ना, ऑप्शन नंबर आपका है 3rd, कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ना, उसको सर विलियम एडम्स ने डिजाइन किया था, जो हमारे पुनर्जागरण वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने इसको 1906 से 1921 के बीच में पूरा करवा दिया था। इस टाइम पे ना जो वास्तुकला होते हैं ना, आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, उसके अध्यक्ष थे हमारे विलियम एडम्स थे उस टाइम पे बंगाल में। तो उन्होंने इसको बनवाया था, और ये जो बना हुआ है ना, ये ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला जो थी ना, उसके मतलब मिक्सअप से बना गया है, दोनों की शैलियों को मिलाकर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका सही है। इसके बाद है, विजंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये ना अभी करंट अफेयर में बहुत रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो विजंगम है ना, ये सबसे ना गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना है। इस वजह से ये बंदरगाह जो सी पोर्ट है, बहुत ही चर्चा में रहा है आप लोगों का। इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है, यही पूछा गया है कि किस राज्य में है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोगों का केरल में है। तो आप लोग देख लेना अच्छे से। ये आज आपकी क्लास रही है। इससे आगे की जो मैंने सारे मतलब प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए, अब मैं इससे आगे का जो है कल करवाऊंगी आप लोगों को। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन हो ना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।